एक बार बताना, आवाज सही से आ रही है? यस सर। ठीक है। तो ये फ्रंट पेज पे ही था न्यूज। तो इसमें आप देखिएगा ना, तो देखिए ये न्यूज है। रोल आउट शेड्यूल ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल कोड्स विल बी नोटिफाइड बाय January 26। तो आप लोग को पता होगा कि 3 नए कानून आ चुके हैं। मतलब उसमें संशोधन किया गया है। जो पहले था आईपीसी, सीआरपीसी और क्या था, इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों को क्या किया गया, अमेंड किया गया। तो इसके बदले क्या आया, भारतीय न्याय संहिता। इसके बदले क्या आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा संहिता। हाँ संहिता। और समाज तीसरा जो है क्या है, भारतीय साक्ष्य एक्ट। एक्ट। तो आई थिंक याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर शॉर्ट में कहिएगा तो BNS, इसका क्या होगा, भारतीय भारतीय, BNSS। ठीक है। और इसका भारतीय साक्ष्य एक्ट, ठीक है। तो आई थिंक अब याद हो जाएगा। तो इसको जो है ये डेट क्लियर कर दिया गया है कि कब इसको नोटिफाइड किया जाएगा पूरे इंडिया में, तो 26 जनवरी को, ठीक है। सर तो मतलब लागू किया जाएगा ना 26 जनवरी को। नो। हाँ, मतलब नोटिफाई किया जाएगा सबको, अधिसूचना जारी किया जाएगा कि अब से ये कानून लागू हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो कहता है द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 criminal codes that were passed by the parliament in December 2023 will be notified before 26 January, a senior government official said। तो वही बातें तो बताया गया है कि जो दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज के द्वारा पास की गई थी 3 criminal codes को, तो उसको जो है 26 जनवरी को क्या किया जाएगा, नोटिफाइड किया जाएगा पूरे देश में। देखिए यही होता है, पेपर जब आप डेली पढ़ोगे ना, तो क्रोनोलॉजी आपको समझ में आती है। अब आपको समझ में आ रही होगी क्या कानून है, क्या क्या उसमें बदलाव किए गए। अब ये पता चल रहा है कि चलो कानून बन गया, अब इम्प्लीमेंट होगा 26 जनवरी। यही होता है क्रोनोलॉजी, पेपर पढ़ने से फायदा। चलो, तो ऑफिशियल एडेड इट विल टेक 9 months to a year for the 3 criminal laws to implemented across the country। अब देखो क्या कर रहा है कि अब इसे लागू होने में थोड़ा समय लगेगा। मतलब नया कानून है तो बहुत सारे बदलाव आएंगे। कितना लगेगा, तो करीब 9 months लगेंगे इसको, ठीक है। इस साल के 9 महीने लगेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? समझा सर। ठीक है। अब देखिए ये एक क्या है, अगर पढ़िएगा तो क्या लिखा है, पढ़िए कोई, ये पढ़ो। फ्री मूवमेंट रीम एट म्यांमार बॉर्डर टू एंड सून। एंट्री इनटू इंडिया विल नीड वीजा। हाँ, जैसे अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो आपको क्या चाहिए, वीजा चाहिए, ठीक ना। तो पहले क्या था, इंडिया और म्यांमार। अगर आप ये देखो मैपिंग, ये दिख रहा है असम, और बड़ा करता है एक सेकंड, दिख रहा है आप लोग को, हाँ। असम है ये। और असम में ही एक जगह है मोरे, ये हाल फिलहाल न्यूज में भी था, मणिपुर। हम्म, सुने होंगे आप लोग, कल परसों जो हाँ भी सर। बताया था। हाँ सर। तो हाँ। देखो और है मणि, हेतीस का ना सर। हाँ होतीज वाला कुकी। अब देखिए यहाँ से मणिपुर, ये हमारा मणिपुर, और यहाँ से क्या चालू है, म्यांमार। तो इंडिया में यहाँ से जुटा हुआ है। तो क्या करते थे कि इधर से लोग इधर चले जाते थे, इधर से लोग इधर। अब तक ये सब चल रहा था, क्योंकि इधर के कुछ रिलेशन वाले इधर है और इधर वाले रिलेशन इधर है। तो ये है। तो अब क्या होगा, बाउंड्री स्ट्रेच कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा इस तरह से। फेंस, फेंस मतलब क्या था, वो कटीले तार जो था ना, उसी को बोलते हैं। तो अब क्या चाहिए, वीजा की जरूरत पड़ेगी, पढ़ते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट regime along द म्यांमार बॉर्डर। अच्छा, म्यांमार से जो इंडिया जाता था, इंडिया से म्यांमार आता था, इसको बोलते थे फ्री मूवमेंट regime। अब ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। खत्म हो जाएगा मतलब,
People living in border areas who could cross over to India will soon require visas, the official added. तो अब लोग जो हैं जो बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, ठीक ना, इंडिया को क्रॉस करेंगे, तो उनको क्या चाहिए? वीजा की जरूरत पड़ेगी। मतलब इंडिया में अगर आप कोई आएगा म्यांमार से तो उसे क्या चाहिए? वीजा चाहिए। इंडिया एंड म्यांमार शेयर एन अनडिफेंस्ड बॉर्डर, सॉरी अनफेंस्ड बॉर्डर, मतलब कि इंडिया और म्यांमार के बीच जो था, जो बॉर्डर था, क्या था? अनफेंस्ड था। कोई मतलब बाउंड्री नहीं दिया हुआ था, वो जो तार है ना, कटीले तार से, उससे घिरा हुआ नहीं था। एंड पीपुल ऑन आइदर साइड हैव familial familiar होगा and ethnic ties which prompted the arrangement in 1970s। अब कहता है कि दोनों तरफ जो लोग हैं वो क्या है? एक एथनिक टाइज से बंधे हुए हैं, ठीक ना। मतलब एक एथनिक मतलब क्या होता है? एक जाति, जाति समूह है, तो दोनों तरफ है, ठीक है। जो अरेंजमेंट कब हुआ था? 1970 में। कुछ इधर रह गए, कुछ उधर रह गए। इट वॉज लास्ट रिवाइज इन 2016, मतलब 2016 में फिर से इसको रिवाइज किया गया था। The official said that around 300 kilometers of the border will be fenced and a tender will be issued in the next few days। तो कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा? टेंडर पास कर दिया जाएगा। अब ये याद रखना है कि इंडिया और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर का डिस्टेंस रहेगा, कितना रहेगा? या मतलब ऐसे कि बॉर्डर जो स्ट्रेच होगा, बॉर्डर जो फैलेगा, तो 300 किलोमीटर का रहेगा। कितना का रहेगा? 300 किलोमीटर का बॉर्डर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गए? ठीक है। ये एक देखिए गवर्नमेंट स्कीम। किसी को याद है गवर्नमेंट स्कीम कौन से जीएस पेपर में? सर ये जीएस पेपर 2 में होगा। गुड, जीएस पेपर 2 का है गवर्नमेंट स्कीम। इसमें देखिए क्या बात की गई है। सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2000 रूल्स ऑफ 2021। तो 2021 के जो सिविल सर्विस पेंशन रूल है, इनमें क्या किया गया है? अमेंडमेंट लाया जा रहा है। अब इसके डिटेल्स आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिटेल्स है। तो क्या चीज इसमें किया जाएगा? देखिए, टू अलाउ वोमेन गवर्नमेंट employees and pensions to nominate their children for receiving family pensions over their spouse if the if at the time of their death any proceedings for divorce, domestic violence or dowry demands happen to pending against the said spouse। अच्छा, अभी का जो सिस्टम है, जो अब तक चल रहा है, वो क्या है? First go to the surviving spouse and the children become eligible to receive it only after the death of the spouse। अब देखो, तो अभी का सिस्टम क्या है कि अगर हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, तो अगर हस्बैंड मर गए तो उसका पेंशन किसको मिलेगा? वाइफ को। वाइफ और बच्चों को। हाँ, अगर मतलब वो चाहे तो अपना पेंशन बच्चे के नाम से कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन कब ऐसा होगा? जब हस्बैंड मर जाएगा तब। अभी तक ये था, लेकिन इस बिल में जो बात कही जा रही है ना, इस रूल्स में जो अमेंडमेंट लाया जाएगा इस कानून में, तो अब क्या होगा कि मरने से पहले भी, ठीक है, हस्बैंड के मरने से पहले भी, या वाइफ जॉब कर रही है तो हस्बैंड को मिलता है पेंशन। ये बात पता है आप लोग को? यस सर। हाँ, तो अगर वाइफ मर गई तो हस्बैंड को पेंशन मिलेगा। तो कह रहा है कि अब जो है मरने से पहले, या मान लो कि उनके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, जैसे डॉरी हो गया, डिवोर्स का केस चल रहा है, या डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, मतलब मारपीट का। अब ये केस जब तक पेंडिंग है, तो उसके बीच क्या होगा? तो उस समय जो है, उस समय भी अब बच्चे या हस्बैंड है तो वाइफ के नाम से पेंशन को नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर, ये सिर्फ सीएस वालों के लिए है क्या? मतलब सिविल जो सर्विस का? जो सेंट्रल सिविल सर्विस में जॉब करते हैं ना, उनके लिए, अच्छा। सबके लिए। ठीक है, समझ में आई बात ये? यस सर। मतलब पहले डेथ से पहले था, मतलब सॉरी, पहले क्या था कि डेथ हो गया तब ये फैसिलिटी है नॉमिनेट। अब क्या है कि नहीं, डेथ से पहले भी, या उसमें कोई केस चल रहा है पेंडिंग हैगा, तब भी, उस समय।
और सर अगर केस खत्म हो गया तो मतलब अभी कोई हस्बैंड है उसके ऊपर कोई केस है, केस खत्म हो गया तो फिर उसके बाद जो पेंशन मिलेगा वो बच्चों को ही कंटिन्यू मिलेगा या फिर अब वो तो जो नहीं, वो तो नियम है ही, आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो वो तो नियम है ही, वो तो पहले से ही कि आप जिसको नॉमिनेट कर देंगे जिसके नाम से उसको पेंशन मिलेगा। मतलब सर ऐसे है कि अगर केस भी चल रहा है तो भी मिलेगा उसको पेंशन? हाँ, जैसे केस चलता है ना तो रुक जाता है पेंशन वगैरह, समझे, ये चीज है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बच्चे के नाम से करता है, बच्चा जब तक डेथ नहीं होगा तब तक पेंशन मिलेगा। तो जिनके नाम से मान चलो वाइफ को पेंशन होना था, तो वाइफ जब मरेगी तो बच्चे की पेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। चलो, अब देखो एक इसमें समझना है, अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, हमको समझना है क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो ये क्या होता है, अबाउट ए पर्सन और कंपनी एबिलिटी टू पे डेब्ट, किसी भी, कोई भी कंपनी है या कोई भी व्यक्ति है, वो कितना कर्ज लेने के लायक है, मतलब कितना कर्ज को मतलब कर्ज को पे करने का एबिलिटी है उसके पास, मतलब कि मैंने मुझे अगर लोन लेना है तो मेरे पास कितनी एबिलिटी है कि मैं उस लोन को चुका दूं, इसको कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन। तो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्या करता है, बैंक को जरूरत पड़ती है, जैसे कहता है ना कि क्रेडिट स्कोर कितना है, सिविल स्कोर समझते होगे आप लोग, वही यस एक्चुअली सर। क्रेडिट इंफॉर्मेशन है। समझ गए कि सिविल कैसा है उसके अनुसार लोन दिया, तो सिविल इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, वही एक्चुअली है कि ये आदमी कितना पैसा चुका सकता है लोन, मतलब बैंक को लोन के रूप में। ठीक है। अब कहता है कि इट इज यूज्ड बाय बैंक एंड अदर लेंडर्स, मतलब या बैंक के द्वारा या और भी जो सारे कंपनी है जो लैंड देते हैं मतलब कर्ज देते हैं, वो क्या करते हैं, तो इनको जो है, ये जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन हेल्प करती है कि किसे कर्ज देना है या नहीं देना है। ठीक है। अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है किसके द्वारा, क्रेडिट ब्यूरो के द्वारा। जैसे बहुत सारी कंपनी है, प्राइवेट एक्सपेरियन है, इक्विफैक्स है एंड ट्रांस यूनियन है, ये सब क्रेडिट इंफॉर्मेशन तैयार करती है। पेटीएम भी है, शायद एक्सपेरियन थ्रू पे ही करती है। चलो, आ, आ, उसके बाद क्या है एक चीज कि although each bureau reports information differently, all credit reports contain the same forgetting। देखो अब कुछ कुछ का रिपोर्ट इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, 5-10 अंक डिफरेंस रहता है, लेकिन इस चीज को तैयार करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो क्राइटेरिया को अपनाते हैं ना, 4 होते हैं, वो सब लोग यही क्राइटेरिया का अपनाता है। तो एक है आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, मतलब आइडेंटिफाई करना कि वही कौन आदमी है कि नहीं। उसके बाद क्रेडिट अकाउंट्स, उसके अकाउंट्स को मतलब कितने क्रेडिट हो रहे नहीं हो रहे। फिर क्रेडिट इंक्वायरीज, उसके बाद पब्लिक रिकॉर्ड्स। ये चारों क्या है, क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 4 कैटेगरी है। समझ गए, ये सिविल स्कोर जो बोलते हैं, किसको नहीं समझ में आया? समझ गए काजल, यस सर, माधुरी? समझ हाँ गई। सर। अब देखो एक चीज क्या बात कर रही है, पहले क्या याद रखना है कि चिली एंड अर्जेंटीना, है ना, तो चिली और अर्जेंटीना जो है, ये लिथियम का कितना सप्लाई करती है पूरे वर्ल्ड को, 30 से 40%, आई थिंक यही होगा। अच्छा, 30 to 30। 35 था। हाँ। हाँ ठीक है, सॉरी, 30 to 30, कोई बात नहीं, 5-10 अंक चलते हैं, ठीक है। तो इतना सप्लाई वर्ल्ड को सप्लाई करता है। अब क्या है कि वहां की एक कंपनी है, ये 2 दिन पहले भी एक न्यूज में था, वहां की एक कंपनी है केमयन, क्या है, केमयन, तो CAMYEN। और इंडिया की जो कंपनी है एक है काबिल, ये क्या है, माइनर्स है, मतलब पता करते हैं, खोद के निकालते हैं कहाँ लिथियम है। तो ये दोनों अब क्या होगा, मिल जाएगा, मिल के क्या करेगा, 5 साल तक जो है, जो 5 लिथियम ब्लॉक्स है कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना के फियाम्बाला एरिया में। थोड़ा सा मैप लगा देना चाहिए था, सॉरी। तो फियाम्बाला एरिया कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। जैसे न्यूज में पूछ सकता है फियाम्बाला एरिया कहाँ पे है, क्योंकि न्यूज में चल रहा है ये बहुत दिनों से, तो कहाँ पे है ये,
अर्जेंटीना में है, तो वहां पे 5 लिथियम ब्लॉक्स की एक्सप्लोर किया जाएगा, खोजा जाएगा, निकाला जाएगा। कितने साल तक? 5 साल तक। तो काबिल और केमियन दोनों मिलके, ठीक है ना? क्या? हाँ बोलो। केमियन केमियन कहाँ की, अर्जेंटीना या हाँ, अर्जेंटीना फिर? की माइनर्स कंपनी, ठीक है। ओके। हम्म, तो यही है, ठीक है। 2000 जनवरी 2024 में दोनों ने एग्रीमेंट को साइन कर लिया, ठीक है। चलो अब इसमें आएंगे, अभी आर्टिकल्स अब आएंगे, इसमें निश्चित आएंगे, क्योंकि आज कुछ खास मतलब उतने न्यूज नहीं थे। एडिटोरियल में भी था, लेकिन उतना काम का नहीं लगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब इसमें देखो एक क्या है, हेट स्पीच समझते हो क्या होता है? जो ऑनलाइन में फेसबुक पे डाल देता है, मैं बताता हूँ। जैसे जैसे फेसबुक पे भाषण दिया जाता है कि हमें अपनी कम्युनिटी को बचाना चाहिए, ये कम्युनिटी में वो अच्छा नहीं है, उसका धर्म अच्छा नहीं है, ठीक ना। सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी लेके बात करते हैं, डिसेबिलिटी को, कि हम हैं, हम रक्षा कर सकते हैं, ये सब वगैरह। लड़का लड़की मतलब जेंडर को भी लेके कहने का मतलब, देखो क्या है, ऑनलाइन हेट स्पीच is a type of speech that takes place online with the purpose of attacking a person or group based on their race, religion, ethnic origin, sexual orientation, disability and gender। तो कह रहा है कि ऑनलाइन हेट स्पीच क्या है, एक तरह का स्पीच है जिसका पर्पस क्या होता है कि किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप पे कुछ भी अभद्र बात बोलना, किसके बेसिस पे? रेस के बेसिस पे। जैसे इसको ऐसे कहेंगे कि हम उच्च रेस के, मतलब इनके सुपीरियर क्वालिटी के, सुपीरियर रेस के बच्चे हैं, या रिलीजन के बेसिस पे कि देखो ये रिलीजन से हम हैं, वो रिलीजन अच्छा नहीं है, ये सब चीजें। फिर एथनिक ओरिजिन, कि हम ये जाति के हैं, वो लोग ये जाति के हैं, इसलिए हमें उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। सुनते होगे ऐसा चीजें, फेसबुक वगैरह ये सब ढेर सारी जगह पे रहता है। फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये भी चीजें की जाती है, और मतलब बोलते बोलते जो बोलते हैं नेता वगैरह, और आम आदमी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर जेंडर को भी लेके, कि जो ताकत है लड़कों में है, लड़की से ये नहीं होगा, वो नहीं। आप समझ रहे हैं ना जो बात मैं कर रहा हूँ? तो ऑनलाइन अगर मतलब इस तरह की बातें बोली जाती है तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन हेट स्पीच। इससे रिलेटेड हमारे देश में बहुत सारे कानून भी हैं। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ, क्या समझना है कि अब क्या है ना कि साइंस फिजिक्स का यूज करके ये पता लगाया जाएगा कि ये हेट स्पीच कैसे जनरेट हो रहा है ऑनलाइन, और इस पे कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस चीज के लिए जो है, जो साइंस यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं शॉक वेव, समझे? शॉक वेव क्या होता है, जैसे बताते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे भूकंप, तो भूकंप मान लो इस पॉइंट से ओरिजिन हुआ, ये क्या होता है, ऐसे फैलता है, ये इसकी मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो बोलते हैं, वेव, ठीक है ना। ये होता है शॉक वेव। तो इसी साइंस का यूज करके ये चीजें किया जाएगा, समझ गया? अब कहता था मिसिंग साइंस इज ए न्यू फॉर्म ऑफ शॉक वेव फिजिक्स। तो ये जो मिसिंग साइंस है, एक नया तरह का शॉक वेव फिजिक्स है, जो क्या करेगा, इसके जो इक्वेशंस हैं, किसके, शॉक वेव के, द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ग्रुप्स अटेम्प्टिंग टू कर्टेल द स्पीड ऑफ ऑनलाइन हेट एक्टिविटी। तो जो ग्रुप क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वो क्या कोशिश करते हैं, मतलब जो फ्रस्ट्रेशन ग्रुप है, तो मतलब उसे कोशिश किया जाएगा कि ऑनलाइन हेट एक्टिविटी उसके द्वारा ना फैले। देखो लोग जो है, ये ऑनलाइन हेट स्पीच ज्यादातर क्या होता है, जब वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहा है, तैयारी करते 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 अब कुछ वजहों से नहीं हो पाता है, तो वो सीधा ब्लेम किसको करते हैं, सरकार को ब्लेम करते हैं। सुने हैं आप लोग? जैसे हाल फिलहाल का देखो, पार्लियामेंट में जो अटैक हुए थे, याद है आप लोग को? यस सर। पार्लियामेंट में जो अटैक हुए, तो तो मतलब क्या होता है ना कि लोग अपनी कमजोरी को छुपा के, ठीक है ना, पता है उसे मेरी कमजोरी कहाँ है, लेकिन उसको छिपाए रखेगा, और ब्लेम कहाँ डालता है, सरकार पे, कास्ट पे, रिलीजन पे,
ये सब सर सारी चीजें। यूपीएससी में भी तो होता है ना, हिंदी मीडियम वाले स्ट्राइक करते हैं। हाँ, उससे लेकिन भी तो ऐसा होता है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यूपीएससी को उससे कोई मतलब नहीं, क्या है नहीं है, उसको बस नहीं, वो मतलब है। ब्लेम करते हैं ना उनको हाँ, कि ब्लेम करते हैं बहुत लोग, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कहता है इट बिल्ड्स ऑन फिजिक्स प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड हाउ हेट स्पीच रिपर्स थ्रू ऑनलाइन कम्युनिटीज फॉलोइंग ए डिफरेंट पैटर्न देन नॉन हेटफुल कंटेंट। अब देखो क्या कहता है, एक तो होता है डायरेक्ट, मान चलो बोल रहा है, तो उससे क्या बोलता है, हेट स्पीच होता है, मतलब लोग, मतलब जो क्या बोलते हैं, एक सोसाइटी होता है, उसमें माहौल जो चेंज हो जाता है, मारपीट का या वायलेंस जो भी चीजें। एक होता है कि डबल मीनिंग तरह, ठीक ना, डायरेक्ट टारगेट कर रहा है, लेकिन वो खुल के नहीं बोल रहा है, मतलब कह तो रहा है वो, तो उससे भी हेट स्पीच फैलती है। तो इस चीज को क्या किया जाएगा, समझा जाएगा और रोका भी जाएगा इसके द्वारा, इस फिजिक्स प्रिंसिपल के द्वारा, ये सब चीजें। अब देखो पूछ सकता है आपसे, ये शॉक वेव होता क्या है। तो शॉक वेव क्या है, ए हाई प्रेशर एरिया दैट मूव्स थ्रू एयर वाटर और अर्थ। तो ये एक क्या है, हाई प्रेशर का एरिया होता है, जो क्या होता है, एयर वाटर और अर्थ के थ्रू जो है मूव करता है। इट कैन बी यूज्ड बाय, अच्छा, तो शॉक वेव जो किसके द्वारा जनरेट हो सकता है, तो एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक और एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग फास्टर देन द साउंड। अब देखो क्या कहता है, तो ये जो है किसके द्वारा, जैसे एक्सप्लोजन धमाका होता है, तो उसके द्वारा भी शॉक वेव जनरेट होता है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, शॉक वेव जनरेट होता है। और कोई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट क्या हो, साउंड से ज्यादा स्पीड हो, तो वो भी क्या कर सकता है, शॉक वेव जनरेट करता है। अगर आप लोग को याद होगा, रोलर जो चलता है जब रोड बनते हैं, तो देखो वाइब्रेट कितना करता है, लगता है ऐसा कि भूकंप आ गए। सुने हो तुम लोग, महसूस किए होगे, नहीं महसूस किया हो? हाँ सर किया। हाँ, तो वो एक्चुअली शॉक वेव ही जनरेट हो रहा है। चलो ठीक है, और कुछ है क्या, नहीं। तो आज कुछ ज्यादा खास नहीं था, फिर कल मिलिए। चलो ठीक।